नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार तिवारी, विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रश्न पत्र हिंदी गद्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र है वो आपका बीए द्वितीय वर्ष में, बीए बीएड चतुर्थ सेमेस्टर, एमए प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। गद्य, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साहित्य को गद्य, पद्य और चंपू तीन भागों में विभाजित किया गया है। काव्य शास्त्र जो है उसमें हम अलंकार, रस, छंद, महाकाव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में, है ना, गीत, गजल, कविता के बारे में पढ़ते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गद्य की। तो सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि गद्य क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि वाक्यों में बंधी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो गद्य कहलाती है। विचार प्रधान मतलब जिसमें विचार की प्राथमिकता अधिक हो वह गद्य रचना है। जब हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उन विचारों को हम लिपिबद्ध करते हैं तो वो गद्य रचना होती है। गद्य में चमत्कार या अतिरिक्त प्रयास की हमारी चेष्टाएं, हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं, हमारी चिंतनशील मना स्थितियाँ सुगमता पूर्वक सहज स्वाभाविक रूप से व्यक्त की जाती हैं। जैसा कि अभी इसको पढ़ के हमने आपको बताया कि गद्य में बिना चमत्कार अतिरिक्त प्रयास के अलंकार से काव्य की रोचकता बढ़ती है, उसमें चमत्कार होता है। गद्य में क्या है, हमारे विचार स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। गद्य के सृजन के लिए हमें सबसे अधिक आवश्यकता है कि आखिर इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन से ऐसे भाग हैं जो हमारे गद्य की विधाओं को रोचक, प्रभावशाली बनाते हैं। विचार तत्व, भाषा और शैली, ये तीन प्रमुख आपके अवयव हैं। किसके अवयव हैं? गद्य के। गद्य की किसी भी विधा का हमें सृजन करना है तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है विचार तत्व। इससे पहले हमने आपको बताया कि जहाँ विचारों की प्रधानता होती है, विचारों को सहजता के रूप में साहित्यकार व्यक्त करता है तो गद्य का सृजन करता है। इसलिए विचार तत्व प्रमुख है। जब कोई लेखक जो समाज है, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, वह कहीं ना कहीं उसमें लेखक विचार अपने जरूर प्रोता है। अगर उसने किसी भी समस्या को देखा तो समस्या देखने के भी दो तरीका होते हैं। कोई सकारात्मक रूप से भी देख सकता है, नकारात्मक रूप से भी देख सकता है। तो हम जिस विधा में किसी साहित्य का सृजन कर रहे हैं उसके लिए विचारों की प्रधानता होना अति आवश्यक है, क्योंकि विचार ही हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। विचार से साहित्य का सृजन होता है और साहित्य की रोचकता बढ़ती है, एवं साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो निकल कर सामने आता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना किसी भी साहित्य का सृजन नहीं किया जाता है। भाषा, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई हमें माध्यम ढूंढना पड़ता है। जो सबसे सशक्त माध्यम है संप्रेषण का, वो क्या है? भाषा है। जैसा कि जानते हैं कि भाषा संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करना। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये तो भाषा के रूप हैं ना। फिर आता शैली। शैली का अर्थ है जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरीका अपना रहे हैं, वो शैली है। अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करने के लिए संप्रेषण का माध्यम भाषा है और उसे प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो शैली है। इस शैली से ही हम अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। अब हम बात करें कि गद्य के जो प्रकार हैं, ये एक सारणी आपके सामने है, गद्य साहित्य की विधाएं। इसमें जो भी गद्य के अंतर्गत विधाएं आती हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त में आपका परिचय देंगे। जैसे देखा जाए, नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य काव्य, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, व्यंग्य, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। इंटरव्यू को हम साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं। इन विधाओं के अंतर्गत विचार तत्व, भाषा और शैली, इन तीनों अवयव का
लेखक को, साहित्यकार को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हीं विधाओं में दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। जो अभी हमने आपको सारणी बताई उसमें हमने गद्य विधाओं को दो रूपों में बांटा, एक मुख्य गद्य विधाएं और एक गौड़ गद्य विधाएं। मुख्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपका नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आती है। उसके बाद आपका गौड़ गद्य विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य आते हैं। नाटक नट धातु से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है अभिनय से। अभिनय करके लेखक पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, इन चारों को मिलाकर के एक नया नाम देते हैं कथा साहित्य का। कहीं भी साहित्य में, हिंदी में कथा साहित्य लिखा हो तो कथा साहित्य को चार विधाओं के अंतर्गत जोड़ा गया है, नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी। तो शुरुआत हम आपको यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों गद्य विधाओं के 6 प्रमुख तत्व होते हैं। वो नाटक में भी रहते हैं, एकांकी में भी हैं, उपन्यास में भी हैं और कहानी में भी हैं। कथा वस्तु, देश काल या वातावरण, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शैली और उद्देश्य। किसी भी नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, कोई भी कथा साहित्य हो, उसके सृजन के लिए इन 6 तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु का तात्पर्य होता है कि जो नाटक, उपन्यास या कहानी का हम सृजन कर रहे हैं उसकी कथा वस्तु किस प्रकार की है, सांस्कृतिक है ना, सामाजिक है, धार्मिक है, किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। दूसरी बात उसमें आ जाती है देश काल या वातावरण, किस समय परिस्थिति के अनुसार वह कहानी या नाटक का सृजन किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखना, तत्कालीन परिवेश को देखना, वो आपका देश काल और वातावरण के अंतर्गत आता है। फिर आता है पात्र योजना। किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी का हम सृजन कर रहे हैं तो मुख्य बात होती है उसमें पात्रों का चयन। जो साहित्यकार है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी जो उद्देश्य उसने रखे हैं साहित्य सृजन के, उसको मुखार बिंदु देने के लिए, है ना, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए तो पात्रों का सृजन करता है। और जो चौथा तत्व आता है संवाद योजना, तो भाव जो उसे व्यक्त करने हैं वो संवाद योजना के अंतर्गत व्यक्त करता है। साहित्यकार पात्र के अंतर्गत नायक, नायिका, है ना, विदूषक है, खलनायक है और भी गौण पात्रों का सृजन करता है। और उन्हीं के अनुसार वो संवाद योजना का भी सृजन करता है कि नायक के अनुसार हमें उदात्त से उदात्त, अच्छे से अच्छे विचारों को दिखाना है ना। नायिका है तो नायिका के अंदर समस्त स्त्रीत्व लक्षण होने चाहिए, प्रेम, त्याग, समर्पण, है ना, ममतामयी, जो उसके प्रमुख चरित्र हैं उसका वखान वो अपने पात्र में संवाद के माध्यम से करता है। उसी तरह से विदूषक, विदूषक का मतलब होता है जो हास्य व्यंग का पात्र होता है, जो हमें हंसाता है ना, तो उसके लिए वो ऐसे संवादों का प्रयोग करता है जिसमें हास्य हो, व्यंग हो, है ना, और कुछ ना कुछ उस व्यंग में अर्थ छुपा हो, समझाने का, बताने का, परिस्थितियों का। फिर 5वां तत्व आता है भाषा शैली। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भाषा और शैली दोनों का किसी भी साहित्य सृजन में विशेष महत्व होता है। आखिर हम जिस साहित्य का सृजन कर रहे हैं, पाठक उसे किस प्रकार से पढ़ रहा है, श्रोता कैसे सुन रहा है, जब तक हमारी भाषा सहज, सरल और रोचक नहीं होगी तब तक पाठक का मन पढ़ने में, श्रोता का सुनने में और दर्शक का देखने में नहीं लगेगा। अतः भाषा शैली का विशेष योगदान रहता है। अंतिम 6वां तत्व जो होता है वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य हर साहित्य का होता है। साहित्य सृजन चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई उद्देश्य उसमें छिपा होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, है ना, ये सारे प्रकार होते हैं जिन प्रकारों में इनका सृजन किया जाता है। अब हम बात करें एकांकी की। एकांकी 1 या 2 अंक में समाप्त होने वाला लघु वृत्तांत होता है। उपन्यास, उपन्यास गद्य की वह विधा है जिसमें उपन्यासकार बहुत बड़े कथानक को उचित पात्र चयन से, सहज संवाद योजना से बताने का प्रयास करता है। कहानी
कहानी एक कथानक का छोटा रूप होती है, एक कालखंड रहता है, उस कालखंड के छोटे कथानक को ही कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है निबंध। निबंध नी धन बंध 2 शब्दों से मिलकर बना है। नी का मतलब होता है पास में, बंध का तात्पर्य होता है बांधना, अर्थात जहाँ विचारों का गुम्फन हो, विचारों को एक सूत्र में बांधा गया हो, वह रचना निबंध कहलाती है। वर्णात्मक, विवरणात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक, ललित निबंध, भावात्मक, विचारात्मक, ये 5-6 प्रकार निबंध के होते हैं। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, इन चारों के प्रकार को देखें तो ये सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, विचार प्रधान हो सकते हैं, भाव प्रधान हो सकते हैं, और ये हो जाता है व्यक्ति विशेष प्रधान, जिसे हम बोलते हैं चरित्र प्रधान, है ना। चरित्र प्रधान में ये पुरुष चरित्र को लेकर के भी इनका शीर्षक रखा जा सकता है, या स्त्री चरित्र को लेकर के भी इनका शीर्षक रखा जा सकता है। फिर आता है आलोचना। आलोचना में आप देख रहे होंगे एक शब्द लगा हुआ है लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है? आंख। अर्थात आलोचना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी हुई है लृच धातु से। लृच का मतलब होता है देखना। हम जैसा देखते हैं वैसा ही हम बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। किस विधा के अंतर्गत? आलोचना के अंतर्गत। ये आपकी मुख्य विधाएं हैं: नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। फिर आपका आ जाता है गौड़ गद्य विधाएं। जीवनी, आत्मकथा, इन दोनों से चर्चा शुरू करते हैं। पहले जीवनी और आत्मकथा। जीवनी किसी साहित्यकार के द्वारा किसी महापुरुष के व्यक्तित्व, कृतित्व पर जो दृष्टांत लिखा जाता है वो जीवनी के अंतर्गत आ जाता है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा में साहित्यकार स्वयं के ही व्यक्तित्व को, जीवन जो उसने अपना वितरण किया, उसने अपने जीवन काल में किन परिस्थितियों का सामना किया, किस प्रकार से अपने आप के व्यक्तित्व का विकास किया, उस समस्त जो बातें होती हैं वो आत्मकथा के अंतर्गत होती हैं। पत्रलेखन। पत्रलेखन भी गद्य की एक विधा है जिसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों को जो पत्र लिखे गए उनका संकलन हो जाता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखे थे, वो पत्र लेखन के अंतर्गत आ जाते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र। संस्मरण जो समय काल गुजारा गया, साहित्यकार इसके अंतर्गत अपनी बातों को पूरा का पूरा एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता है। रेखाचित्र भी उसी से संबंधित है जिसमें साहित्यकार अपने भावों और विचारों को, जो भी परिस्थितियाँ उसने गुजारी हैं, जो भी कालखंड में उसने देखा है, उसका चित्रण करता है। गद्य काव्य के अंतर्गत आपकी ऐसी रचना आती है जिसमें गद्य के साथ साथ कुछ काव्य पंक्तियों का भी उसमें प्रयोग रहता है। रिपोर्टाज। रिपोर्टाज भी आपका एक, जैसे यात्रा वृत्तांत होता है, यात्रा वृत्तांत की तरह से संबंधित होता है। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है। डायरी, जिसे हम दैनिकी बोलते हैं हिंदी में, डायरी का तात्पर्य दैनिकी। कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जो अपने पूरे दिन की क्रियाविधि को, उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा जो रखते हैं वो डायरी के अंतर्गत रखते हैं। भेंट वार्ता को हम साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी महापुरुष या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, चाहे वो साहित्यकार हो सकता है, राजनीतिक नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, उससे वो उसके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी समीक्षा करने के लिए उनसे वो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। वो उन प्रश्नों का उत्तर वो सहज रूप से उनके सामने रखते हैं, वो भेंट वार्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में जो हिंदी साहित्य में साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक या वार्षिक पत्रिकाएं चलती हैं उनको इसमें रखा जाता है। अब हम आपको प्रमुख नाटककार, जितनी भी गद्य विधाएं हमने आपको समझाई हैं उनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए ये आप चार्ट देख रहे हैं। नाटक में प्रमुख देखा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। ठीक, वैसे तो कई नाटककार हुए हैं लेकिन हम 2-3 नाटककारों का, उपन्यासकारों का उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली प्रमुख नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इसके अलावा भी उन्होंने और भी नाटक लिखे हैं। अजातशत्रु है,
एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध जो एकांकी हैं वो है दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, उपेंद्रनाथ अस्क इनकी एकांकी है, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। फिर एक कहानी प्रेमचंद, जिन्हें हम कथा सम्राट के नाम से जानते हैं, उन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से अलंकृत किया गया है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित की गई हैं। उपन्यास उनकी जितने भी रहे वो सामाजिक रहे हैं। पंच परमेश्वर और ईदगाह इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और गुंडा ये इनकी कहानी है। उसके बाद उपन्यास पे देखें तो प्रेमचंद के गोदान, गबन, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, भूले विसरे चित्र। निबंध में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख निबंधकार रहे हैं, जिन्होंने भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का सृजन किया है। उनके प्रमुख निबंध चिंतामणि, रस मीमांसा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व है ना, और कल्पता, ये उनके प्रमुख निबंध हैं। आलोचना में देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कालिदास की निरंकुशता, रसक रंजन, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, ये इनका प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। उसके बाद हम बात करें आत्मकथा की तो कन्हैया लाल की लिखी हुई है आधे रास्ते और सीधी चट्टान। यशपाल जी ने लिखा सिंहावलोकन। जीवनी में देखें तो अमृत राय, जैसे कि हमने बताया कि जीवनी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे साहित्यकार के बारे में लिखा जाता है। जिसकी अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही, तो ये क्या है, जीवनी है। लेकिन कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई है, प्रेमचंद की जीवनी है। आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी हुई है जीवनी, ये शरद चंद्र की जीवन की शैली पर, उनके व्यक्तित्व पर लिखी गई है, जिसका नाम है आवारा मसीहा। फिर है संस्मरण। संस्मरण में राव शंकर तैन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसा उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके अलावा जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, ये 2 इनकी प्रसिद्ध संस्मरण रचनाएं हैं। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी का भी नाम आता है ना। जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, माटी की मूर्तें, ये सब इनके संस्मरण हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। राव शंकरतायन, हिमालय परिचय है ना, घुमक्कड़ शास्त्र, राम वृक्ष बेनीपुरी का उड़ते चलें पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जब साहित्यकार किसी यात्रा के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है तो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत उसको गद्य साहित्य में रखा जाता है। रेखा चित्र में देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, लाल तारा, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र में महादेवी वर्मा का जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। और गद्य गीत में देखें तो राय कृष्णदास का साधना और छायापथ। अभी हमने आपको बताया था गद्य गीत मतलब जिसमें गद्य के साथ साथ कुछ काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग रहता है ना। उसमें दोनों ही गद्य और पद्य दोनों का ही रोचकता रहती है, दोनों प्रकार की भाषा शैली का उसमें प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत आपके वियोगी हरि का तरंगणी, श्रद्धाकण, ये रचनाएं लिखी गई हैं। रिपोर्टाज में हम देखें तो रांगे राघव का तूफानों के बीच, धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा। भेंट वार्ता में देखें तो लक्ष्मीचंद जैन का भगवान महावीर एक इंटरव्यू। जैसे कि हमने बताया कि भेंट वार्ता साक्षात्कार के अंतर्गत एक महान व्यक्ति के बारे में उसका पूरा वृत्तांत एक व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछ करके उसी के द्वारा जो उत्तर मिल रहे हैं, उसके सवाल के जो जवाब मिल रहे हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि लक्ष्मीचंद ने लिखा भगवान महावीर एक इंटरव्यू। राजेंद्र यादव जी बहुत बड़े समीक्षक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने हंस का काफ़ी लंबे समय तक संपादन भी किया है, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी पत्रिका रही है, मासिक पत्रिका रही है। चेकअप एक इंटरव्यू। इसके बाद पत्र साहित्य में हरिवंश राय बच्चन, पन्ना के 200 बच्चन के नाम, वियोगी हरि का है ना, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, मतलब कि जो व्यक्ति सामाजिक रहे हैं उन्होंने अपने विचारों से किस तरह से सबको प्रभावित किया है वह उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। फिर आता है डायरी, जिसे हम दैनिकी बोलते हैं, तो मोहन राकेश की डायरी के नाम से ही प्रकाशित हुई। सुंदरलाल त्रिपाठी, इन्होंने हिंदी में ही दैनिधि के नाम से इसको प्रकाशित किया। ये हमने आपको गद्य विधाओं के बारे में
बताया है। आशा है कि आप सब लोगों को गद्य की कितनी विधाएं होती हैं, उस गद्य के अंतर्गत कौन से लेखक हैं, सारे लगभग 16 गद्य विधाएं मैंने आपको बताई हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको दो दो साहित्यकारों की प्रमुख मतलब जो उनकी कृतियां रही हैं संबंधित गद्य विधा से, वो हमने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।